और बहुत सारे बच्चे जो है क्लास नहीं आ पाए हैं। तो जो बच्चे नहीं आए हैं वो हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आज हम लोग आपको शुरू करेंगे वर्णमाला एक्सरसाइज। देखिए, हम लोग आपका जो हिंदी व्याकरण है उसका पहला अध्याय आज आप लोग का शुरू करेंगे, जिसका नाम है वर्णमाला। क्या नाम है? वर्णमाला। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। हेडिंग को हम लोग समझते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। आप सिर्फ वॉइस थोड़ा कम कर दीजिएगा इसका, ठीक है ना। देखिए, वर्णमाला को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि वर्ण क्या होता है। वर्णमाला को जानने से पहले हम लोग को जानना है कि वर्ण क्या होता है। देखिए, वर्ण का मतलब होता है कि हिंदी भाषा को जब हम छोटे से छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं और जो हमारा सबसे छोटा टुकड़ा प्राप्त होता है, जिसका और भी अधिक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। तो यहाँ यही बात लिखी गई है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि हम लोग अभी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा की बात होगी। तो हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और वर्ण का मतलब होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि आप अ से शुरू करते हैं और इस तरह से आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, यानी स्वर और व्यंजन दोनों के वर्ण लिखते हैं। अगर हम बात करें तो इसका खंड या टुकड़ा जो है ये नहीं किया जा सकता है। यानी हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कि हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण कहते हैं। उसे हम लोग कर क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। इसके बाद वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी अ से लेकर के आपका जितना स्वर है वो और व्यंजन, इन सभी को मिला करके जितना भी वर्ण है उन सभी वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं, उसका जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे बहुत सारा फूल रहता है और उस फूल को आप क्या करते हो कि धागे के अंदर डाल करके उसको अगर व्यवस्थित क्रम में सजा लेते हो तो वो क्या बन जाता है? माला बन जाता है ना, माला जी। इसी तरह से वर्ण होता है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या होता है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कि खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम इस वर्ण को व्यवस्थित समूह में रखते हैं, इसको हम लोग व्यवस्थित क्रम में सुसज्जित करते हैं, सजाते हैं, तो इस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितना? 52। याद रखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। वैसे भी अब जो नया हम लोग का जो सिलेबस आया उसमें परिभाषा से ज़्यादा हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण का जो भी प्रारूप है अब आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें हमेशा याद रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डील करने के लिए हम लोगों को सोचना है। तो यहाँ से आपका पहला ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52। तो हम लोग का ये पहला स्लाइड कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग क्या क्या जाने एक बार फिर से देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू किए वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद फिर वर्ण का मतलब समझना होता है। तो जब हिंदी भाषा को जब हम छोटे से छोटे खंडित टुकड़ों में खंडित करते हैं और जो सबसे
खंडित टुकड़ा हो जाता है, जिसका और भी अधिक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण कहेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण कहेंगे। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। देखिए, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, उन टॉपिक के बारे में हम दोबारा से उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, आगे हम लोग जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, वहां देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? स्वर वर्ण। पहला क्या है? स्वर वर्ण। पहला क्या है? स्वर वर्ण। और दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। देखिए, स्वर वर्ण का मतलब होता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, स्वर वर्ण का मतलब होता है वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाए। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। और 52 वर्ण में से इसकी संख्या 13 होती है। 52 वर्ण में से इसकी संख्या कितने? 13 होती है। अब बहुत सारे हिंदी व्याकरण में इसकी संख्या 11 रहता है, क्योंकि अगर हम मुख्य रूप से स्वर वर्ण की बात करें तो 11 ही होता है। लेकिन 2 ऐसे वर्ण है, अंसर्ग और विसर्ग, जिसे हम लोग आयोगवाह वर्ण के नाम से जानते हैं। अगर उसको भी ऐड कर दे तो कुल स्वर वर्ण की संख्या हो जाती है 13। लेकिन अगर मुख्य रूप से स्वर वर्ण की संख्या की बात करें तो ये होती है 11। अंसर और विसर्ग को हम लोग आयोगवाह स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या जानते हैं? आयोगवाह स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का मतलब होता है वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाए, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और 52 में से इसकी संख्या कितने? 13। कुल मिलाकर इसकी संख्या 13। और मुख्य रूप से स्वर वर्ण की संख्या 11। क्योंकि अंसर और विसर्ग आयोगवाह स्वर वर्ण है, अगर इसको भी स्वर वर्ण में जोड़ते हैं तो इसकी संख्या 13 हो जाएगी। अगर अंसर और विसर्ग को हटा देते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया स्वर वर्ण। दूसरा जो है वो है व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का मतलब होता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक और योर लव वाला जितना भी वर्ण होता है, ये सब को हम लोग किस में रखते हैं? व्यंजन वर्ण में रखते हैं। किस में रखते हैं? व्यंजन वर्ण में रखते हैं। आज लगता है गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना जी। चलिए देखिए, अब इसी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया होगा। जो जो मैंने आपको अभी बताया है बस उसी को फिर से एक बार देख लेते, रिपीट करके। देखिए, सबसे पहला आया है स्वर वर्ण। सबसे पहला कौन है? स्वर वर्ण। 2 वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि मतलब इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलेंगे। मैंने आपको बताया कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, फिर से एक बार ध्यान से देखिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ। और इस तरह से आपको आगे बढ़ते बढ़ते अंसर और विसर्ग ये दोनों भी होगा। अगर अंसर विसर्ग को हटा दें तो इसकी संख्या हो जाएगी 11। और अंसर और विसर्ग को भी अगर जोड़ते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 13। तो
तो ये हम लोग का हो गया स्वर वर्ण। अब देखिए यहाँ पे कि स्वर वर्ण को पुनः हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। स्वर वर्ण को कितने भागों में? 3 भागों में। लिखना नहीं है, इसका जो PDF है ना आपके ग्रुप पे चला जाएगा, अभी सिर्फ समझना है, समझे? इन्हें कि लिखने पर ध्यान दिए हैं, पहले आप समझने का प्रयास करिए। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा, वो डॉट डॉट दे दिए, इसका मतलब आगे और भी है। चलिए, स्वर वर्ण को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? कितना भाग? 3 भाग। स्वर वर्ण को कितने? 3 भाग में बांटते हैं। स्वर वर्ण को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण। पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर वर्ण। देखिए, ह्रस्व स्वर वर्ण के ही और नाम होते, कहीं कहीं इसको मूल स्वर वर्ण के भी नाम से जानते हैं, तो कहीं कहीं इसे लघु स्वर वर्ण के भी नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, स्वर वर्ण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। स्वर वर्ण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला कौन सा? ह्रस्व स्वर वर्ण। पहला ह्रस्व स्वर वर्ण। दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण। दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण। और तीसरा प्लुत स्वर वर्ण। पहला, तीसरा कौन सा? प्लुत स्वर वर्ण। तो अब इसमें से जो हमारा पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण, इसका अलग अलग नाम होता है। कहीं इसको मूल स्वर वर्ण के भी नाम से जाना जाता है, तो कहीं इसे लघु स्वर वर्ण के भी नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि ह्रस्व स्वर वर्ण होता क्या है। ह्रस्व स्वर वर्ण होता क्या है? देखो, वैसा स्वर वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिसमें केवल और केवल एक मात्रा का प्रयोग हो, जिसके उच्चारण में केवल और केवल एक मात्रा का प्रयोग हो, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में केवल और केवल एक मात्रा का प्रयोग हो, अर्थात इसके उच्चारण में काफी कम समय लगता हो, अर्थात इसके उच्चारण में काफी कम समय लगता हो, अर्थात इसके उच्चारण में काफी कम समय लगता हो, उसे हम लोग मूल ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। मूल ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। इसे हम लोग मूल ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। जैसे अब देखिए ओ, अब इसके उच्चारण में काफी कम समय लग रहा है। इसी तरह से हर्षई, हर्षौ और री, इसके उच्चारण में काफी कम समय लग रहा है। तो जिसके उच्चारण में काफी कम समय लगता हो या केवल और केवल एक मात्रा का प्रयोग किया जाता हो, तो वैसे स्वर वर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर वर्ण बोलेंगे। देखिए, दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर वर्ण। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर वर्ण। वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता हो। वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता हो, अर्थात ह्रस्व वर्ण के तुलना में दुगुना समय लगता हो। ह्रस्व वर्ण की तुलना में दुगुना समय लगता हो। ह्रस्व वर्ण की तुलना में दुगुना समय लगता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर वर्ण। जैसे आ, दीर्घई, दुर्गौ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें से अगर किसी एक को तोड़े, जैसे आ को ही तोड़ते हैं तो ओ प्लस ओ हो रहा है, वो जानते हो ना इसके बारे में। आ को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसका मतलब होता है ओ प्लस ओ, यानी क्या कि एक मात्रा हो गया पहला ओ और दूसरा मात्रा हो गया दूसरा ओ। मतलब कितने मात्रा का प्रयोग हुआ? 2 मात्रा का प्रयोग हुआ। साथ ही साथ इसमें ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगा। ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर वर्ण बोलेंगे। तो यहां तक हो गया। अब तीसरा नंबर में है प्लुत स्वर वर्ण। पहला क्या है? तीसरा नंबर प्लुत स्वर वर्ण, यानी वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का उपयोग हो। वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर वर्ण बोलेंगे। अर्थात वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में, ह्रस्व की तुलना में तिगुना समय लगे, ह्रस्व की तुलना में तिगुना समय लगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
प्लुत स्वर वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर वर्ण बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया ओम, इसमें 3 वर्ड है, पहला, दूसरा और वर्ड बोले, इसमें 3 वर्ण है और 3 मात्रा का उपयोग हो रहा है, ओ, हर्षौ और मो। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर बोलेंगे। थोड़ा सा हम हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इसका। कीजिए। चलो, आज हमको लगता है सबसे अधिक गर्मी ना। चले, कितनो गर्मी रहे लेकिन इस चैप्टर को हम खत्म करके रहेंगे। क्या जी? तुम लोग को भी तो गर्मी लग रहा होगा, नहीं लग रहा? अच्छा चलो, तुम लोग को नहीं लग रहा है, घर में जो बैठा है उसको लग रहा होगा ना। पंखा चला करके मोबाइल में देखने वाले को गर्मी लग सकता है। एक दो कमेंट कर भी रहा ना। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं लिखना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको लिखिए। मैंने पूरा हाय सर, हेलो सर, ये क्या है? अगर कोई दिक्कत है तो टॉपिक लिख करके भेजिए। हाँ ठीक है, हमको कितनो गर्मी लगे इस पे नहीं लिखना है, समझे? चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखिए, इसी को डिस्क्राइब किया गया है कि मूल स्वर वर्ण क्या है, ह्रस्व स्वर वर्ण क्या है और दीर्घ स्वर वर्ण क्या है। इसी को जो मैंने ऊपर में आपको बता दिया उसी को डिस्क्राइब किया गया। देखिए, मूल ह्रस्व या लघु, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इस स्लाइड के अनुसार कि ह्रस्व स्वर वर्ण का मतलब होता है कि जिसमें केवल और केवल एक मात्रा का प्रयोग हो, समझे? और दीर्घ का मतलब होता है जिसमें 2 मात्रा का प्रयोग हो, और तीसरा जो प्लुत है इसका मतलब होता है 3 मात्रा का प्रयोग हो। यानी ह्रस्व का मतलब जिसके उच्चारण में काफी कम समय लगता हो, दीर्घ का मतलब जिसके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में 2 गुना समय लगता हो, और प्लुत का मतलब जिसके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में 3 गुना समय लगता हो, उसे हम लोग ये मूल, दीर्घ और प्लुत स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। तो सबका एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां से बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है जी? 11। मैंने अभी तुरंत बताया स्वर वर्ण की संख्या कितने? 11। लेकिन अगर इस स्वर वर्ण में अंसर और विसर्ग को भी जोड़ते हैं तो इसकी संख्या 11 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अलग अलग किताब में कहीं आपको 11 रहेगा, कहीं 13 दिया रहेगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ह्रस्व माने स्वर वर्ण की संख्या होती है 11, समझे? लेकिन अगर इसमें अंसर और विसर्ग को जोड़ दिया जाए तो ह्रस्व वर्ण की कुल संख्या हो जाती है 13। ह्रस्व वर्ण की कुल संख्या हो जाती है 13, समझे ना? तो इसमें अंसर और विसर्ग जो है इसे हम लोग यहाँ पर लिखा गया होगा कि अंसर और विसर्ग जो है इसे हम लोग आयोगवाह स्वर वर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे? आयोगवाह स्वर वर्ण कहेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयोगवाह स्वर वर्ण कहेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत? चलिए, स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11। अगर प्रश्न में रहेगा कि स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी? 13। और अंसर और विसर्ग को हम लोग कौन सा स्वर वर्ण कहेंगे? दीर्घ स्वर में अगर स्वजातीय स्वर की बात करें, दीर्घ में अगर स्वजातीय स्वर की बात करें तो इसमें आ, हर्षई और हर्षौ आएगा। क्या आएगा? आ, हर्षई और हर्षौ आएगा। अगर इसी में हम लोग विजातीय स्वर की बात करें, मतलब दूसरे की बात करें, तो इसमें हमारा आ जाएगा ए, ऐ, ओ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विजातीय। हम लोग क्या बोलेंगे? विजातीय स्वर वर्ण कहेंगे। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, और वर्ण को यानी प्रश्न में किस तरह से पूछा जा सकता है एक बार उसको समझिए। जैसे प्रश्न में रहेगा कि आ निम्नलिखित में से कौन सा स्वर वर्ण है, आप वहां 4 को ऑप्शन दे देगा, मूल, दीर्घ, संयुक्त, विजातीय, स्वजातीय, ये सभी ऑप्शन देंगे। तो इन सभी ऑप्शन में से आपको अपने अनुसार जो है उसमें आंसर लगाना है, समझे? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में आपसे सवाल
पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव रिलेटेड देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ ध्यान से, कहता है संयुक्त स्वर या स्वर का निर्माण कैसे कैसे होता है। अब ये भी आपको चूंकि ऊपर में बताए थे कि कुछ ऐसे स्वर होते हैं या कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें दो वर्णों के मेल से उसका निर्माण हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि अ प्लस हर्षई, ये दोनों मिलकर के बन जाता है ए। जब आप संधि पढ़ोगे ना, आगे हम लोग आपको संधि पढ़ाएंगे, तो संधि में जो एक शब्द को आप तोड़ करके अलग अलग पार्ट में बनाते हो ना, तो उस समय इसकी भूमिका काफी अधिक होती है। वहां पर भी हमारा संधि में भी क्या होता है कि स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। तो जब उस समय हम लोग को पढ़ेंगे तो इस वर्णों का जो विग्रह हो रहा है इसके बारे में वहां पर हमको ध्यान देना। तो यहाँ पर याद रखिए कि अ प्लस हर्षई बराबर क्या हो जाएगा ए, फिर अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा ऐ, क्या हो जाएगा ऐ। अ प्लस हर्षौ बराबर ओ, और अ प्लस ओ बराबर औ। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन कौन से स्वर वर्ण मिलने के बाद कौन से स्वर वर्ण का निर्माण होता है, समझे। तो फिर से एक बार इसको रिपीट करते, अ प्लस हर्षई मिलेगा तो क्या हो जाएगा ए, अ प्लस ए मिलेगा तो ऐ, अ प्लस हर्षौ मिलेगा तो ओ, और अ प्लस ओ मिलेगा तो अ हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका वर्णों के मिलने से एक नए वर्ण की उत्पत्ति हो रही है। अब देखिए ये वाला जो है आपको ये एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है, यानी इसका मतलब है कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है, इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इससे देखो खास करके जब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक फॉर्मूला रहता है, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। वहां पर करते हैं ना, कंठ का मतलब को वर्ग, इस तरह से बैठा लेते हैं, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। तो क्वर्ग चौवर्ग त्वर्ग त्वर्ग और पवर्ग। लेकिन स्वर वर्ण में भी जितने भी वर्ण हैं कुल मिलाकर अगर 11 ही वर्ण हैं तो इस 11 वर्ण का एक अलग उच्चारण स्थान होगा। इसका क्या होगा, एक अलग उच्चारण स्थान होगा। तो ये उच्चारण स्थान आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम वेरी वीवीआई है, याद रखिएगा। और इसमें से संभवतः कि आपको एक सवाल जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो अभी हम समझाने के बाद एक बार एक दो हम लोग पूछेंगे भी, इसको आप अच्छी तरह से क्या करना, याद करना। जैसे पहला है कंठ स्वर, पहला क्या है कंठ स्वर। तो अब कंठ स्वर कौन कौन होगा, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ओ और आ को क्या बोलेंगे, कंठ स्वर बोलेंगे। ओ और आ को क्या बोलेंगे, कंठ स्वर बोलेंगे। तालव्य स्वर हर्षई और दीर्घई को क्या बोलेंगे, तालव्य स्वर। हर्षई और दीर्घई को क्या बोलेंगे, तालव्य स्वर। हर्षौ और दुर्गौ को क्या बोलेंगे, ओष्ठ स्वर। क्या बोलेंगे, ओष्ठ स्वर। और री को क्या बोलेंगे, मूर्धन्य स्वर। और अब है दो जगह से उच्चारण होने वाले, यानी कंठ तालव्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर। तो ये हो जाएगा ए और ऐ, ए और ऐ। इसी तरह से कंठ और ओष्ठ स्वर, कंठ और ओष्ठ स्वर, इसमें कौन हो जाएगा, ओ और औ, ओ और औ। तो इस चीज को याद रखिएगा, यानी यहाँ पर आपका क्या है कि अलग अलग प्रकार के स्वर हैं और इन स्वर का उच्चारण आप किस किस स्थान से होता है उस स्थान के बारे में आपको जानना है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन होंगे, ओ और आ। तालव्य स्वर कौन होगा, हर्षई दीर्घई। ओष्ठ स्वर कौन होगा, हर्षौ दुर्गौ। मूर्धन्य स्वर कौन होगा, रे। कंठ तालव्य स्वर कौन होगा, ए ऐ। और कंठ ओष्ठ स्वर कौन होगा, ओ और औ। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा किसका उच्चारण स्थान कहां पर होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पर
कि जीभ के आधार पे, जैसे आप कोई भी उच्चारण करते हो तो उसमें जीभ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है ना। अगर आपको पता होगा, रामायण आप देखते होंगे कि जीभ का कितना महत्व है, कि रावण का भाई था ना, कौन, कुंभकर्ण, कौन था, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण भी भाई था। अब इतना वो भगवान को प्रसन्न किए कि भगवान से मांगने के चक्कर में था इंद्रासन। अब पूरा पहले से प्लान करके रखा था कि भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे ना, और तुम एक के बार में कहेंगे इंद्रासन दे दीजिए। अब इंद्र भगवान व्याकुल, भाई इंद्रासन अगर ले लिया तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो माँ सरस्वती को बोला कि इसका कोई प्लान कर दीजिए। और जिस समय भगवान प्रकट हुए और वो इंद्रासन मांगना शुरू किया, तो माँ सरस्वती क्या की, उसके जीभ पे जाकर के बैठ गए, और जीभ में मिस्टेक होने के चक्कर में इंद्रासन के बदले में निंद्रासन मांग लिया। निंद्रासन समझते हो ना आप। कुंभकर्ण का जो कैरेक्टर है रामायण में, उसको आप देखिएगा ना, 6 महीना सुतले रहता है। युद्ध के भी दौरान उसको जबरदस्ती उठाया गया, अरे सब रावण गया, आधा लंका गया, तुम सुतल लो, तो जबरदस्ती उसको उठा कर लाया गया। तो किसी भी वर्ण के उच्चारण में जीभ का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है, और जीभ के भी आधार पर स्वर को अलग अलग भागों में बांटा गया। जीभ के भी आधार पर स्वर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर। पहला क्या है, अग्र स्वर, यानी जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर को क्या बोलेंगे, अग्र स्वर बोलेंगे। इसमें हर्षई दीर्घई ए और आय होगा, हर्षई दीर्घई ए और आय होगा। दूसरा होता है मध्य स्वर, यानी जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर को क्या बोलेंगे, मध्य स्वर बोलेंगे। इसमें ओ होगा, कौन होगा, ओ। और जीभ के पीछे वाले भाग से बोले को बोलेंगे पश्य स्वर, क्या बोलेंगे, पश्य स्वर। इसमें आ, हर्षौ, दुर्गौ, ओ और ओ आएगा। तो इसको भी याद रखिएगा कि उच्चारण जो होता है किसी भी वर्ण का, वो जीभ के 3 हिस्से से होता है, या तो जीभ के आगे वाले हिस्से से, या जीभ के मध्य वाले हिस्से से, या जीभ के पीछे वाले हिस्से से। तो जीभ के आगे वाले हिस्से से जिसका उच्चारण होगा उसे क्या बोलेंगे, अग्र स्वर, क्या बोलेंगे, अग्र स्वर। और जीभ के मध्य वाले भाग में जिसका उच्चारण उसे मध्य स्वर, और जीभ के पिछले भाग से जिसका उच्चारण होगा उसे पश्य स्वर। तो जीभ के आगे वाले स्थान से कौन कौन स्वर होगा, हर्षई दीर्घई ए ऐ। मध्य से क्या होगा, ओ, और पीछे से क्या होगा, आ, हर्षौ, दुर्गौ, ओ और औ। तो ये हमारा जीभ के आधार पर स्वर वर्ण का उच्चारण है, जीभ के आधार पर स्वर वर्ण का उच्चारण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कमेंट में कुछ सवाल पूछ रहा है, नहीं, बस उखाए हाय सर हेलो सर ही होगा। क्या रे, जो घर पे बैठ करके देख रहे हैं, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए। ये सब नया नया ग्राफ बना बना करके भेज रहे हैं ना, तो जो डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो उसके संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। क्या क्या कलम बनाकर भेज रहा है, और स्वर और व्यंजने पर लटका लें। चलिए कमेंट में पूछा स्वर और व्यंजन, फिर से बताइए। देखिए स्वर का मतलब होता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाए, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहेंगे। और व्यंजन वर्ण का मतलब होता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण के सहायता ली जाए, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण के सहायता ली जाए। जैसे देखो हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिखा ओ, हमने लिखा ओ, तो अब ओ के उच्चारण में किसी का भी योगदान नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पर क, तो क का मतलब होता है क प्लस ओ, क का मतलब होता है क प्लस ओ, यानी क एक व्यंजन वर्ण है और उसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जा सकती है। कोई भी व्यंजन वर्ण ऐसा नहीं होगा जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगा। तो ध्यान रखिए कि वर्णमाला की संख्या 2, यानी 2 भागों में वर्णमाला को बांटा गया। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाए, और व्यंजन का मतलब होता है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण के सहायता ली जाए। समझे? तो शुरू में ही बताया, हमको लगता है लेट से जुड़े हैं
और कमेंट में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पूछ रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि व्यंजन वर्ण, क्या देख रहे हैं, व्यंजन वर्ण, यानी हमारा स्वर वर्ण क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। अभी मैंने जस्ट बताया कि व्यंजन वर्ण का मतलब होता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। आप कमेंट देख लीजिए, कोई सवाल होगा तो बता दीजिए। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब व्यंजन वर्ण को भी हम लोग 6 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, 6 भाग में। जैसे स्वर वर्ण को 3 भाग में बांटे थे ना, इसको दुगुना, चूंकि इसकी संख्या भी तो अधिक है ना, इसकी संख्या अधिक है, जिसके कारण व्यंजन वर्ण को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, व्यंजन वर्ण को 6 भाग में, स्वर वर्ण को 3 भागों में। याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण को 6 भागों में और स्वर वर्ण को 3 भागों में। अब व्यंजन वर्ण के कौन कौन से प्रकार है उसको हम जानते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण। पहला कौन सा, स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा है द्विगुण व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है, द्विगुण व्यंजन वर्ण। तीसरा है अनुनासिक या नासिक व्यंजन वर्ण, अनुनासिक या नासिक व्यंजन वर्ण। चौथा है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। चौथा क्या है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। पांचवा है उष्ण व्यंजन वर्ण और छठा है संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में। व्यंजन वर्ण को कितने भाग में बांटा गया, 6 भागों में। अब देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण का मतलब होता है क वर्ग से लेकर, क वर्ग का कहने का मतलब है क, ख, गो, घो, अंग, ये पूरा 5 आएगा। यानी एक वर्ग में कुल वर्ण की संख्या कितने, 5। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी इन सभी वर्गों को ऐड कर दे तो कुल मिलाकर 25 वर्ण हो जाएंगे। कितने वर्ण हो जाएंगे, 25 वर्ण हो जाएंगे। इन 25 वर्णों को हम लोग बोलेंगे व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। यानी क वर्ग से लेकर म वर्ग तक कुल मिलाकर के 25 व्यंजन होंगे, जिसको हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरा हमारा है अनुनासिक या नासिक व्यंजन वर्ण। अनुनासिक या नासिक व्यंजन वर्ण, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होगा, जैसे क का जो अंतिम होगा ये अंगो होगा, चौथो में भी ये न होता है, टोठो में ये न होता है, तोथो में ये न होता है और पोफो में म होता है। यानी क वर्ग का अंतिम वर्ण, ट वर्ग का अंतिम वर्ण, ट वर्ग का अंतिम वर्ण, ट वर्ग का अंतिम वर्ण और प वर्ग का अंतिम वर्ण जो होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नासिक या अनुनासिक वर्ण। नासिक या अनुनासिक वर्ण। तो बोलोगे भी, याद रहेगा ना। यानी 5 वर्ग जो है ना, और उसका 5वां वर्ण, 5 यानी क वर्ग का भी 5वां, ट वर्ग का भी 5वां, ट वर्ग का भी 5वां, ट वर्ग का भी 5वां और प वर्ग का भी 5वां जो वर्ण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नासिक या अनुनासिक वर्ण। नासिक या अनुनासिक वर्ण। अगला है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। क्या है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। आपको एकदम ये इजी है। पश्चार यो रो लो वो, यो रो लो वो को हम लोग अंतःस्थ व्यंजन वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण बोलेंगे। यो रो लो वो को क्या बोलेंगे, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। यो रो लो वो को क्या बोलेंगे, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। इसके बाद है उष्ण या संघर्षी, यानी जिसके उच्चारण में उष्मा निकलता हो या लगे कि कुछ संघर्ष हो रहा है, समझे, तो ऐसे वर्ण को हम लोग बोलेंगे उष्ण व्यंजन वर्ण। जैसे तालम स्व, मूर्धन्त स्व, दंत स्व और हो। याद रखिएगा, तालम स्व, मूर्धन्त स्व, दंत स्व और हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्ण व्यंजन वर्ण, या इसी का दूसरा नाम है संघर्षी व्यंजन वर्ण। उष्ण व्यंजन वर्ण या संघर्षी व्यंजन वर्ण।
और सबसे लास्ट में संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण का मतलब होता है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्वर। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्वर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन वर्ण। मतलब ये एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में दो वर्ण आपस में मिलकर इसका निर्माण हुआ होगा, समझे ना? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। आगे हम लोग बता भी देंगे कि कौन से वर्ण किसके मिलने से हुआ है, उसका हम आगे ग्राफ बताएं। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे? व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार? 6 प्रकार। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार? 6 प्रकार। कितना? 6 प्रकार। पहला कौन सा? कुछ पूछ भी रहा है? पहला कौन सा? स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा द्विगुण व्यंजन वर्ण। तीसरा नासिक या अनुनासिक व्यंजन वर्ण। चौथा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। पांचवा उष्ण व्यंजन वर्ण या इसका दूसरा नाम होता है संघर्षी व्यंजन वर्ण। और छठा कौन सा? संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब देखिए यहाँ जो हमने समझा है ना, आप इसी को सबका परिभाषा बना सकते हैं। जैसे क वर्ग से लेकर म वर्ग तक के जितने भी वर्ण है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण। परी, र और ढ को हम लोग द्विगुण व्यंजन वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पांचवा यानी जितना भी 9 वाला वर्ड है उसको, सॉरी वर्ण है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनुनासिक। और योर और लव को क्या बोलेंगे? अंतःस्थ। तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व हो को उष्ण। और अक्ष, त्र, ज्ञ और स्वर को क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन वर्ण। चलिए अब देखिए, इसी में से आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है अल्प प्राण। क्या पूछा जाएगा? अल्प प्राण। यानी जो भी व्यंजन वर्ण है, यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक में उसका पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा, जैसे मान लो क वर्ग की ही बात करेंगे तो जैसे 5 लिख दो, क, ख, ग, घ और अंग। 5 को हुआ ना जी। अब इस 5 में से पहला, तीसरा और पांचवा यानी क, ग और अंग को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। तो इजी है ना? यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। इसी तरह दूसरा और चौथा वर्ण को क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। और पहला और पांचवा को क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। और तीसरा, चौथा और पांचवा को क्या बोलेंगे? स्वघोष बोलेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखने की चीज है, इसको आप लोग याद रखें। अब अगर हम बात करें कि अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अर्ध स्वर, पार्श्विक व्यंजन वर्ण, लुठित व्यंजन वर्ण और उष्ण संघर्षी व्यंजन वर्ण, तो इसका ये जनरल कंप्शन के लिए है, लेकिन एक बार हम आपको इसको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतःस्थ व्यंजन वर्ण आपको पहले से पता है, यो, र, ल, व को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। और ये अल्प प्राण और स्वघोष दोनों हो सकते हैं। ये अल्प प्राण और स्वघोष दोनों हो सकते हैं। अर्ध स्वर, यो और र को क्या बोलेंगे? अर्ध स्वर बोलेंगे। पार्श्विक व्यंजन या लिखल पार्श्विक व्यंजन वर्ण यानी ल को बोलेंगे। पार्श्विक व्यंजन वर्ण किसको बोलेंगे? ल को बोलेंगे। लुठित व्यंजन वर्ण किसको बोलेंगे? र को। और उष्मा या संघर्षी व्यंजन वर्ण किसको बोलेंगे? तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व। समझे? और यहाँ पर हो है, समझे? और इसमें से तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व महाप्राण है, समझे? और महाप्राण और अघोष है। और हो जो है वो महाप्राण और स्वघोष है। महाप्राण और स्वघोष है, मतलब इसी में सबको मिक्स करके आपको बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। और इसी में अक्षोत्रज्ञों और स्वर, शुरू से हम लोग जान रहे क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है। क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण।
अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि अक्षर, त्वर और ज्ञ जब संयुक्त व्यंजन वर्ण है तो संयुक्त का मतलब होता है कि दो वर्णों के मेल से बना हुआ। तो आप किससे किससे मिलेगा, वो हलंत और स्व मिलकर क्या बन जाएगा, अक्षर। क्या बन जाएगा, अक्षर। तो हलंत और र मिलकर क्या बन जाएगा, तुर। और जो हलंत प्लस न मिलकर के ज्ञ, और स्व हलंत प्लस र मिलकर क्या बन जाएगा, स्र। तो ये दो वर्णों के आपस में मिलने से इधर वाला जो वर्ण है वो मिला है, बना है, इसीलिए इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। और संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितने, 4, अक्षर, त्वर, ज्ञ और स्वर। अक्षर, त्वर, ज्ञ और स्वर, अक्षर, त्वर, ज्ञ और स्वर, इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सबका एक शॉर्ट समरी आपके बीच ला रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इस एक स्लाइड से आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है। और आपको भी पता होगा इससे एग्जाम में पूछा जाएगा। ऊपर हम लोग जितना भी पढ़े उन सभी का एक शॉर्ट समरी यहाँ पर रखे। जैसे स्वर वर्ण की संख्या कितने, 11। स्वर वर्ण की संख्या कितने, 11। और कुल स्वर वर्ण की संख्या कितने, 13। कुल स्वर वर्ण की संख्या कितने, 13। और इसमें दो ऐसे वर्ण है जिसको अंसर्ग और विसर्ग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोगवा स्वर वर्ण। क्या बोलेंगे, आयोगवा स्वर वर्ण बोलेंगे। तो ये सब हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे। इसी तरह स्पर्शी व्यंजन वर्ण की संख्या कितने, 25। कौन कौन, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क वर्ग से प वर्ग तक में 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण। तो 5 गुना 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा ना जी। तो ध्यान रखना स्पर्शी व्यंजन वर्ण की संख्या कितने, 25। स्पर्शी व्यंजन वर्ण की संख्या कितने, 25। अब फिर है द्विगुण व्यंजन वर्ण। अभी आपको बताए थे वही बड़ी रो और ढो वाला, बड़ी रो और ढो वाला। तो इसकी संख्या कितने, 2। अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितने, 4। यो रो लो वो, यो रो लो वो। उष्ण व्यंजन वर्ण की संख्या कितने, 4। तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। इसी तरह संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितने, 4। अक्षर, त्वर, ज्ञ और स्वर। इस सब को अगर जोड़ दो तो कुल मिलाकर कितना होगा, 52। तो वर्णमाला की संख्या कितने, 52। वर्णमाला की संख्या कितने, 52। और इस तरह से आपका जो पहला एक्सरसाइज है वर्णमाला वो खत्म होता है। और सुनिए, लिखने के लिए टेंशन नहीं लेना, या तो आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सभी छात्र और छात्रा दोनों जो है ग्रुप से जुड़े ही होंगे, आपके ग्रुप पे अभी तुरंत जो है इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा, और आराम से उसको घर पे लिख लेना। देखिए ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ आप लिखने पर भी ध्यान दें, पूरी की पूरी कोशिश करें कि आप समझ लें, समझे। और एक बार जब समझ लेंगे तो फिर लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ब्रेक के तुरंत बाद अभी आपको फिर से इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराएंगे, और ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सब तो हम लोग थ्योरी पढ़े, अब ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आएंगे वो पूछा जाएगा। तो हम एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इसलिए अब कॉमर्शियल ब्रेक में तो यहाँ किसी का ऐड तो होगा ही नहीं, तो तब तक आप लोग चाय पानी अगल बगल घूम लो। और इसके जस्ट बाद जो है, और आज विश्वकर्मा पूजा है, यहाँ से 5 दुकान चक्कर लगाओ, दूध लड्डू अगर मिलेगा तो पेट भर जाएगा, समझे। और उसके जस्ट बाद हम आपसे फिर से मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। हम लोग अभी वर्णमाला पढ़े थे, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी आपके एग्जाम में किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वर्णमाला एक्सरसाइज के संदर्भ में, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि अब जो नया प्रारूप आया है व्याकरण को लेकर के, उसका थ्योरी आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थ्योरी आप चाहे जितना भी जबरदस्त तरीके से क्यों ना पढ़ लें, लेकिन जब तक हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए अब हम लोग जानेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कशन में कि
कोई किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से हम लोग क्रैक करेंगे। देखिए पहला जो हमारा सवाल है यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। पहला हम लोग का सवाल है क वर्ग का ये अंतिम वर्ण है यानी अंग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो फिर से मैं यहाँ एक बार और चीज बता देता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न डील हो जाएंगे। आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं ना, पहला को मान लो कंठ, पहला को मान लो कंठ, दूसरा को तालु, तीसरा को मुर्दा, चौथा को दंत और पांचवा को ओष्ठ। फिर से देखिए कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, 5 उंगलियां है ना। पहला कौन सा? कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मुर्दा, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ। अब इसी तरह पहला को मान लो क वर्ग, पहला को क वर्ग, दूसरा को ट वर्ग, तीसरा को ट वर्ग, क्या लिख मानना है? ट वर्ग, चौथा को ट वर्ग और पांचवा को प वर्ग। तो यानी इस तरह से मान लिए। अब जैसे मान लीजिए कहीं भी क वर्ग दिखे तो समझ जाओ क वर्ग जो दिखे वो क्या होगा? कंठ, क वर्ग वाला कंठ, और उसके बाद च वर्ग वाला तालु, च वर्ग वाला कौन सा? तालु, ट वर्ग वाला मुर्दा और त वर्ग वाला दंत और प वर्ग वाला ओष्ठ। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। अब क वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, क, ख, ग, घ, अंग। ये पांचों के पांचों क्या कहलाएंगे? कंठ। क्या कहलाएगा? कंठ। अब च वर्ग में 5 आएगा, चौ, छ, जो, झ और न। ये क्या कहलाएगा? तालु। टो, थो, डो, ढो, न क्या कहलाएगा? मुर्दा। तो, थो, दो, धो, न क्या कहलाएगा? दंत। प, फ, ब, भ, म क्या कहलाएगा? ओष्ठ। तो अभी नीचे में जितना भी वर्ण आवे उसको ये ट्रिक पर आपको याद रखिएगा। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा, चौथा, पांचवा ओष्ठ। इस पे आपको बैठा कहना। अब देखिए पहला है अंग, तो अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन डील हो गया ना, इजी है ना। आप ऊपर में जो पढ़े होंगे ना उससे ज्यादा इजी आपको इसका ऑब्जेक्टिव लगेगा अगर आप उसको पढ़े होंगे तो। ध्यान से ऊपर वाला थ्योरी पढ़िए और थ्योरी पढ़ने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव एकदम लगेगा शून्य है, समझे ना। दूसरा सवाल है ब, ये कौन से वर्ग का है जी? प वर्ग का है ना। किसका है? प वर्ग का है। तो देखो प वर्ग का क्या है? ओष्ठ। प वर्ग का क्या है? ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। अभी तुरंत बताए ना, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्लियर? चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए लगभग यही सवाल बहुत पूछा जाता उच्चारण स्थान। तो देखो कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। तीसरा नंबर है ना, तो यानी ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मुर्दा। क्या हो जाएगा? मुर्दा से। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितने? 5। अनुनासिक मतलब क्या? कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। तो कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 गो वर्ग है ना। और पांचों वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, पांचों वर्ग का अंतिम वर्ण है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। इसका दूसरा नाम क्या होता है जी? नासिक। इसका दूसरा नाम होता है नासिक। तो इसकी संख्या कितने? 5। इसकी संख्या कितने? 5। तो इजी है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कह रहा कि म का उच्चारण स्थान क्या होगा? म किस, वो तो पता है। म कौन सा वर्ग है जी? प वर्ग है। म कौन सा वर्ग है? प वर्ग है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। यानी प, फ, ब, भ और म, ये पांचों का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ ही होगा। क्या होगा? ओष्ठ ही होगा। तो ये क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर लिखा गया है यो रो लो वो, 4 गो है ना। कौन सा व्यंजन वर्ण है, सबको पता होगा कौन सा है जी, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। कौन सा व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, यानी यो रो लो वो कौन सा व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7 नंबर करा दुर्गौ, हर्षौ के बाद जो आ रहा है दुर्गौ, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। हम ऊपर में लिस्ट दिए है ना, क्या होगा, ओष्ठ। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। दुर्गौ का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। अच्छा घो किस में आता है, क वर्ग में आता है ना, तो क वर्ग का मतलब कंठ, क वर्ग का मतलब कंठ, यानी घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हो यानी यो रो लोवा में ये जो आपका संघर्षी, जिसको या उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं, वो है। हो का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। हो का उच्चारण स्थान कंठ। अब फिर कहता है हिंदी भाषा किस लिपि से ली गई है, देवनागरिक। इसमें 2-3 याद रखिएगा, हिंदी हमारी देवनागरिक, और अगर हम लोग अंग्रेजी कौन सी है जी, रोमन। अंग्रेजी क्या है, रोमन। और उर्दू क्या होता है, फारसी। उर्दू क्या होता है, फारसी। तो ये सब याद रखने की चीज है। अब हिंदी हो गया, ये कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है ना कि एग्जाम में आपको भरना भी पड़ेगा। जैसे मैं कॉपी होता है ना, तो कॉपी में भरना, जैसे हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको भरना पड़ेगा कि देवनागरिक है। अगर किसी का उर्दू है तो क्या लिखेंगे, फारसी। अगर मान लो कि अंग्रेजी का पेपर हो रहा है तो क्या लिखोगे, रोमन। तो ये सभी लिखना पड़ता है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देख कितना इजी सवाल है। वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्णमाला। मेरे माइक में तो नॉइज कैंसिलेशन लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोग इतना जोर से बोल रहे हो कि लगता है इसमें सुनाई पड़ेगा। क्या इसमें भी आ रहा, क्या इन लोग का नहीं आ रहा, चलो अच्छी बात है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला कितने, 52। इसमें स्वर कितना, 11। स्वर कितना, 11। कुल स्वर कितना, 13। अंसर और विसर्ग को क्या बोलेंगे, अयोग्य व स्वर वर्ण, अयोग्य व स्वर वर्ण बोलेंगे। चलिए कहता निम्न में से उष्ण व्यंजन वर्ण। आपको उष्ण का मतलब संघर्षी, उष्ण या संघर्षी व्यंजन वर्ण कौन कौन होगा, तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व हो। तो इसमें से एगो मिल रहा है तालम स्व, मिल रहा है ना, तो यही क्या कहलाएगा, उष्ण व्यंजन वर्ण। क्या कहलाएगा, उष्ण व्यंजन वर्ण। देखिए कहता निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब यो रो लो वो, यो रो लो वो। तो एक वो मिल रहा है ना, एक कौन सा मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो क्लियर। कहता व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं, भाषा बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये हमारे द्वारा बोली गई एक सार्थक वाणी है, जिसको कि हिंदी भाषा कह रहे हो। हम हिंदी भाषा में आपसे अभी बात कर रहा हूं, और हिंदी का जो व्याकरण है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो ये सार्थक बोली जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाषा बोलेंगे। और भाषा अलग अलग टाइप के होते हैं, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, फारसी हो गया, क्या ग्रीक भी एक भाषा है, अलग अलग लैटिन हो गया। ये हमारे दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, समझे। आगे देखिए प्रश्न हमारा है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिक होगा। क्या होगा, नासिक होगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। यानी अंसर का उच्चारण स्थान नासिक और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। इस बात को याद रखिएगा, अंसर का उच्चारण स्थान नासिक और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। चलिए
देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से संयुक्त ध्वनि कौन सी है? तोरा है ना, क्योंकि तोरा में दो वर्ण मिलकर के बना है। तोरा का निर्माण दो वर्णों के मिलकर, यानी अक्ष, तर, ज्ञ और स्वर, चार ऐसे वर्ण हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त ध्वनि वाला वर्ण कहेंगे, संयुक्त ध्वनि वाला वर्ण बोलेंगे। तो यहाँ पर तोरा ऑप्शन में, इसीलिए आपका 17 का ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो वर्णों के सम्मिलित रूप को, दो वर्णों के सम्मिलित रूप को हम लोग संगम कहते हैं, या फिर दो वर्णों का सम्मिलित रूप अगर उसका कोई अर्थ निकल जाए तो उसको हम लोग शब्द भी बोलते हैं। अगर दो वर्ण आपस में मिले और वो अर्थहीन रहे तो उसको हम लोग पद भी बोलते हैं। तो अलग अलग रूप है, यहाँ ना शब्द है ना पद है, तो उस स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपका 19 नंबर सवाल है, ध्यान से इसको देखिए। देखो सवाल है, निम्न वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु दोनों के सहयोग से होता है, तो इसका कंठ तालव्य वर्ण कहलाएगा। और कंठ तालव्य वर्ण कौन है? ए है। कंठ तालव्य वर्ण कौन है? ए है। निम्नलिखित में से महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? भ है। ऊपर में लिस्ट दिए थे ना, महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? भ है। कौन सा है? भ है। चलिए इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन था वो खत्म होता है। हम लोग आप लोग को पूरा हिंदी व्याकरण, जिसमें से इसके लिए कोई क्लास निर्धारित नहीं किया गया है, 10th में भी पूछा जाएगा, 12 में भी पूछा जाएगा, और जितने भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, समझ रहे हैं ना, उन सभी कंपटीशन एग्जाम में एक ही टाइप का हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं होती, बस ये है कि आप अगर लोएस्ट क्लास में तो थोड़ा सा उसका लेवल लो होगा, अगर अपर क्लास का आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन में कर रहे हो, तो उसका जो लेवल होगा थोड़ा सा हार्ड होगा। तो हिंदी व्याकरण की कोई सीमा नहीं होती है, ये इसका सीमा एक ही है कि आप इसको इतनी अच्छे से पढ़ो कि अभी भी काम चल जाए, और निश्चित रूप से आपको भविष्य में भी जब आप विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग आपको देखने को मिल सके। चलिए तो हम लोग आपको लगातार अब हिंदी व्याकरण के को लेकर के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास में आएंगे, और हम लोग का आज पहला जो चैप्टर है वर्णमाला वो पूर्ण रूप से खत्म हो रहा है। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।